नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की राजनीति में तमाम बड़े-बड़े राजनीतिक दलों में एक अलग तरह का ही बवाल मचा हुआ है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, चाहे आम आदमी पार्टी की बात कर ले। जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को एक तरह से धोखा दिया, कांग्रेस पार्टी पर इस बात का दबाव, राहुल गांधी पर इस तरह का प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है कि उन्हें ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, एक ट्रेंड सेट करना चाहिए। और आम आदमी पार्टी में राघव चड्ढा तो लगातार अपने ही नेता को हड़काते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, पोल पट्टी खोलने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच आम आदमी पार्टी के एक पूर्व नेता नवीन जयहिंद ने जो कह दिया, उसने एक अलग तरह का हंगामा इस देश की राजनीति में मचा कर रखा हुआ है। लेकिन आज मैं बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की करूंगा। बात देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर जो जोर शोर से चुनाव प्रचार जारी है उसकी करूंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि 4 मई को किसकी कुर्सी हिलने वाली है। क्योंकि इस बार जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इस बार जो विधानसभा के चुनाव में 5 राज्यों की जनता मतदान करेगी, हकीकत में ये मतदान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं 5 राज्यों के मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं करेगी, बल्कि इस देश की राजनीति को तय करते हुए नजर आएगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक भविष्य को तय करते हुए नजर आएगी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी राजनीतिक भविष्य को तय करते हुए नजर आएगी। और ये बड़ी राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से एक नई तरह की कहावत सेट हो गई है कि जब जब नरेंद्र मोदी फंसते हैं तो वो फिर से अपने पुराने एजेंडे पर चले जाते हैं। और राहुल गांधी किस तरह से कुछ दिन पहले दोनों भाई बहन ने नरेंद्र मोदी को जिस तरह से धमकाया था, राहुल गांधी ने तो इशारों इशारों में जेल भेजने तक की धमकी दे दी थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी के सुर कैसे बदल गए हैं और कैसे वो अपने पुराने एजेंडे पर आ गए हैं, इससे जुड़ी ये बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए, रोजाना के आधार पर 3 रुपए का, यानी महीने का 89 रुपए का खर्च। और अब आते हैं आप पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब वो विपक्षी राजनीतिक दल को घेरते हुए नजर आते हैं तो खुद वो अपने ऊपर अपने आप को कैसे घेरते हुए नजर आते हैं। क्योंकि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 2014 में आए थे, वो हिंदुओं की रक्षा का राग अलापते हुए आए थे। उन्होंने शपथ ली है संविधान की रक्षा करने की, उन्होंने शपथ ली है इस पूरे देश में कानून व्यवस्था के हिसाब से जो राज्य का प्रशासन है वो चले। अब यहां पर कुछ लोग कहेंगे कि भैया राज्य तो स्वतंत्र है, मुख्यमंत्री चलाती है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसी संविधान ने भारत के प्रधानमंत्री को यह अधिकार दे रखा है कि अगर उनको लगे कि किसी राज्य का प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा तो 356 लगा सकते हैं, मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। लेकिन जब प्रधानमंत्री संविधान द्वारा दिए गए अपने उन अधिकारों का इस्तेमाल करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए, तब उनकी मंशा पर, उनकी नीयत पर सवाल उठते हैं। और ऐसा ही एक राज्य पश्चिम बंगाल है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताऊं, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप सीधे सीधे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता और कार्यकर्ता के पास चले जाइए, वो आपको अपना दर्द, वो आपको अपना दुखड़ा सीधे शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में बताएंगे, ऑफ द रिकॉर्ड। क्योंकि पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि पश्चिम बंगाल 356 लगाने के लिए परफेक्ट केस है। अब वो परफेक्ट है या नहीं, ये तो बंगाल की जनता पिछले कई चुनावों से तय कर रही है और इस बार के चुनावों में भी तय कर देगी। लेकिन जब प्रधानमंत्री फंसे तो अपनी ही गलतियों को वो कैसे देश की जनता के सामने ला रहे थे, इसकी एक झलक मैं दिखा देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में चुनावी सभा में कहा कि तृणमूल कांग्रेस के पापों का घड़ा भर चुका है और अब जनता बदलाव चाहती है। चुनाव के बाद भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा। तो अब आप महाराष्ट्र को याद कर लीजिएगा, असम को याद कर लीजिएगा, देश के कई राज्यों को याद कर लीजिएगा जहां इसी तरह के बयान उन्होंने कई नेताओं के बारे में दिए थे। और जब वो बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो जांच कहां जाकर रुकी, लेकिन वो ऐसा कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भैया एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तो सवाल उठ रहा है कि देश
देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुओं की रक्षा करने के नाम पर देश की सत्ता में आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1905 का जिक्र करते हुए 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तिहार जारी किया था, जिसके बाद हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। टीएमसी उसी की याद दिलाना चाहती है। एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि टीएमसी शासन में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है। लेकिन संवैधानिक संस्थाओं की अनदेखी की जा रही है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है, हिंदुओं का जीना दूभर हुआ है, तो फिर दौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान व्यवस्था को लागू करने के लिए क्या किया, हिंदुओं की रक्षा करने के लिए क्या किया, जबकि संविधान ने उन्हें राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार दे रखा है। यही राजनीति है। चुनावी सभा में कुछ कहेंगे, विज्ञान भवन की बैठकों में कुछ कहेंगे, मुख्यमंत्री के साथ जो बैठक करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ, उस बैठक में कुछ और कहेंगे, अपने नेताओं की बैठक में कुछ और कहेंगे, जनता को कुछ और बताते हुए नजर आएंगे। और प्रधानमंत्री ने आगे दो तीन बातें मैं आपको बता दूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भैया एक ओर टीएमसी के घुसपैठ कराने का भय है, तो दूसरी ओर घुसपैठियों को भगाने वाली भाजपा पर भरोसा है। लेकिन सवाल कि उन्हें झारखंड में घुसपैठियों की याद तभी क्यों आती है जब वहां विधानसभा चुनाव होने वाले होते हैं, बिहार में घुसपैठियों की याद तभी क्यों आती है जब वहां चुनाव होने वाले होते हैं, दिल्ली में घुसपैठियों की याद तभी क्यों आती है जब वहां चुनाव होने वाले होते हैं। एसआईआर अभियान को लेकर बढ़ चढ़ के दावे किए जाते रहे, लेकिन जब भी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछा गया कि भैया कितने विदेशी और कितने बांग्लादेशियों को आपने चिन्हित कर लिया है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आगे वो कह रहे हैं कि भैया तृणमूल कांग्रेस की सरकार में बंगाल की डेमोग्राफी में भयंकर बदलाव आया है, इन घुसपैठियों को टीएमसी का समर्थन है, हमारी सरकार उन्हें चुन चुन कर बाहर कर रही है। तो आपकी सरकार बिहार में आई, कितनों को बाहर किया, दिल्ली में आई, कितनों को बाहर किया, झारखंड में आप आ नहीं पाए, तो झारखंड की जनता के जनादेश को आप क्या कहेंगे। और आंकड़े बताते हैं कि मनमोहन सिंह की सरकार में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया और नरेंद्र मोदी की सरकार में कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया, ये मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। और पश्चिम बंगाल जैसा ही महत्वपूर्ण राज्य, चूंकि मैंने असम का भी जिक्र किया, असम में सीधे सीधे जो है वो राहुल गांधी हेमंता बिस्व शर्मा पर देश के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री होने का आरोप लगा रहे हैं, सत्ता बदलने पर उन पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले वो कह चुके थे कि सरकार बदलेगी तो नरेंद्र मोदी कहीं भी रहेंगे, कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि उन्हें कानून के एजेंसी के नीचे लेकर आया जा सके, उनके कृत्यों के खिलाफ उन पर कार्रवाई की जा सके। तो यानी सीधे सीधे जो है अब राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के न केवल प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के असम के न केवल मुख्यमंत्री, बल्कि पूरे के पूरे बीजेपी के इकोसिस्टम को चैलेंज देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। और 4 मई की तारीख को फैसले की तारीख क्यों कही जा रही है, क्योंकि इन 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं उनका नतीजा 4 मई को आएगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में इस बार विधानसभा का चुनाव है, 23 और 29 अप्रैल को वहां वोटिंग होगी। नतीजा तमाम राज्यों के साथ 4 मई को ही आएगा। असम जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है, लगातार पिछले 2 बार से कांग्रेस पार्टी वहां चुनाव हार रही है, बीजेपी चुनाव जीत रही है। इस बार हेमंता बिस्व शर्मा को भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार जिताने की चुनौती है। वहां राहुल गांधी हर कीमत पर असम में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। वहां 9 अप्रैल को मतदान होगा। केरल में जहां लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस वाले फ्रंट की लड़ाई है, बीजेपी जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहां भी 9 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके जो कि सत्तारूढ़ है, एमके स्टालिन मुख्यमंत्री है, और दूसरी तरफ एआईएडीएमके जो कि बीजेपी के साथ है, उन दोनों के बीच में मुकाबला है। यहां कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों ही साइड एक्टर के रोल में है। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार है, 9 अप्रैल को मतदान होना है। पश्चिम बंगाल का मैं आपको बता चुका हूं, और 4 मई को इनके चुनावी नतीजे आएंगे। अब जरा मैं आपको इनके प्रभावों के बारे में बताता हूं कि असम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार है आने वाले दिनों के लिए, उसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा भी शामिल है। अगर लगातार तीसरी बार असम में वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवा पाने में कामयाब हो जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद की रेस में वो भी शामिल हो जाएंगे, अमित शाह के चहेते हैं। तो ऐसे में वो एकदम से आप कह लीजिए कि पहले नंबर पर आ जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को अमित शाह पसंद नहीं करते, देवेंद्र फडणवीस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पसंद है। और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर जो आपसी खींचतान है उसका एक उदाहरण भर है।
असम की जीत हेमंता बिस्व शर्मा के लिए प्रधानमंत्री बनने की रेस में बने रहने के लिए बहुत जरूरी है और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के रास्ते को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। वहीं राहुल गांधी के लिए असम की जीत व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, क्योंकि अगर वो पूरी ताकत लगाने के बाद भी, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल बनाने के बाद भी अगर असम में हेमंता बिस्व शर्मा को नहीं हरा पाते हैं तो फिर गांधी परिवार का जो रहा सहा इकबाल है, जो बची खुची इज्जत है, वो भी एक तरह से तबाह हो जाएगी। केरल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि केरल में अगर लेफ्ट फ्रंट हारा तो इस देश के इतिहास में शायद 10 को बाद ऐसा होगा कि किसी भी एक राज्य में लेफ्ट फ्रंट की सरकार नहीं होगी और वहां कांग्रेस की जीत यानी राहुल गांधी का मनोबल बढ़ेगा। कांग्रेस की जीत यानी केसी वेणुगोपाल के बारे में कहा जा रहा है कि शायद पहली बार ऐसा है कि तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता ये मना रहे हैं कि कांग्रेस केरल में चुनाव जीते और केसी वेणुगोपाल मुख्यमंत्री बनकर जाए, ताकि वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव का पद छोड़े। ये भी एक अजीब सी स्थिति है। अब इसको विडंबना पूर्ण स्थिति कह लीजिए या हास्यास्पद कह लीजिए, लेकिन केरल की जीत राहुल गांधी के कद में इजाफा करेगी और केरल की हार लेफ्ट फ्रंट के लिए अस्तित्व का एक भयावह संकट पैदा कर देगी। और केरल में अगर भारतीय जनता पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने में कामयाब हो जाती है तो ये बीजेपी की, गुजराती लॉबी और आरएसएस दोनों की एक तरह से संयुक्त जीत मानी जाएगी। तमिलनाडु में दोनों ही राष्ट्रीय दल साइड एक्टर की भूमिका में है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन स्टालिन की जीत इंडिया गठबंधन को मजबूत करेगी और एआईएडीएमके की जीत एनडीए गठबंधन को मजबूत करेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत इस बात को सुनिश्चित करेगी कि बीजेपी को चुनाव हराया जा सकता है। उनकी तमाम चालबाजियों और चालाकियों के बावजूद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की एक बार फिर से जीत ये सुनिश्चित करेगी कि इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और ममता बनर्जी अगर इस बार पश्चिम बंगाल में जीतकर सरकार बना लेगी तो वो आने वाले महीनों में कह लीजिए या वर्षों में कह लीजिए, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो पहले ही पीके की पुरानी वाली एजेंसी, क्योंकि पीके अब नाता तोड़ चुके हैं, आईपैक जिन पर लगातार छापा पड़ रहा है, वो अखिलेश यादव की सेवा में समर्पित कर चुकी हैं और हर तरीके से मदद करने की बात कह चुकी हैं। तो अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीतेंगी तो वो सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी नहीं पड़ेगा, बल्कि वो उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ेगा। और फिर जहां जहां चुनाव होगा ममता बनर्जी वहां के क्षेत्रीय दल को बीजेपी के अपोज में बीजेपी के खिलाफ समर्थन देती हुई नजर आएगी, जो बीजेपी के लिए अपने आप में खतरे वाली बात होगी। ये तमाम समीकरण आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा और इन राज्यों की जीत नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री बने रहने की चीज को पुख्ता करती हुई नजर आएगी। और इन राज्यों में अगर हार मिली तो योगी आदित्यनाथ एक बड़े दावेदार के रूप में उभर सकते हैं। यानी 4 मई को जो जनादेश आएगा वो तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी के चारों पाए सुरक्षित है या नहीं, या उनमें से कुछ पाए हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, कमजोर हो गए हैं। 4 मई को जो नतीजा आएगा वो ये सुनिश्चित करेगा कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार की तरफ कूच करेंगे या नहीं करेंगे, या अभी उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, या उन्हें हमेशा के लिए इंतजार ही करना पड़ेगा, यानी पीएम इन वेटिंग ही बनकर रह जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री बदला जाना है और 4 मई का यह चुनावी नतीजा यह तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कब बदला जाए और किस जाति का मुख्यमंत्री बनाया जाए। मई का महीना उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है और उससे पहले अप्रैल का महीना बिहार की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री चुनना है। ये चुनाव, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव भर नहीं है, ये राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करेंगे। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी फिर से अपने पुराने मुद्दे की तरफ क्यों चले जाते हैं जब जब वो फंसते हैं, इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आम आदमी पार्टी के अंदर जो घमासान चल रहा है उसके बारे में आपका क्या मानना है, इस बारे में भी अगर आप कमेंट करके हम तक अपने विचारों को पहुंचा सके तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जाते जाते फिर आपसे अपील करूंगा, अगर आप नए दर्शक के तौर पर जुड़े हैं तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए। नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह, अगर आप मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सके तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।